फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत की। पाकिस्तान की सेना को बलूचिस्तान प्रांत में एक बार फिर निशाना बनाया गया है। बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने पाक फौज की पोस्ट पर हमला किया है। बीएलएफ ने बयान जारी करते हुए खारान और बोलन में हुए हमलों की जिम्मेदारी ली है। बीएलएफ ने टेलीकॉम टावर और पाकिस्तानी पैरामिलिट्री फोर्स के ठिकानों पर हमले किए हैं। बीएलएफ प्रवक्ता मेजर गौरम बलूच ने कहा है कि उनके गुट के लड़ाकों ने 2 अप्रैल को खारान में यूफोन के टावर को तबाह किया। उसके अगले दिन पहले मंगलवार 1 अप्रैल को बोलन में फ्रंटियर कोर एफसी की चौकी पर हमला बोला। बीएलएफ ने कहा कि ये हमले बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए किए गए हैं। द बलूचिस्तान पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक बीएलएफ प्रवक्ता ने अपने बयान में कहा कि लड़ाकों ने 2 अप्रैल को शाम 5 बजे खारान जिले के नागुत इलाके में यूफोन के टेलीकॉम टावर पर हमला किया और उसे पूरी तरह से तबाह कर दिया। इस टावर का इस्तेमाल जासूसी के लिए किया जाता है, इसलिए इस टावर को आग लगा दी गई। इसमें टावर उसकी सारी मशीनरी जलकर खाक हो गई। बीएलएफ लड़ाकों ने 1 अप्रैल को शाम करीब 7 बजे बोलन के आब ए गम इलाके में पाक सेना की फ्रंटियर कोर चौकी पर हमला किया। मेजर गौरव ने बताया कि उनके लड़ाकों ने रॉकेट लॉन्चर, ग्रेनेड लॉन्चर और दूसरे हथियारों का इस्तेमाल करके चौकी पर हमला किया। लड़ाकों की ओर से चढ़ाए गए ग्रेनेड अपने लक्ष्यों पर लगे। इससे पाकिस्तानी सेना को जान और माल का भारी नुकसान हुआ है। इस हमले से पाक सुरक्षा कर्मियों को पोस्ट छोड़कर भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। गौरम बलूच ने अपने बयान में कहा कि पाकिस्तानी फोर्स सिर्फ अपनी सैलरी के लिए लड़ रही है, लेकिन बलूच लोग आज़ादी के लिए सशक्त संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीएलएफ कब्जा करने वाली ताकतों के सैन्य प्रतिष्ठानों के खिलाफ हमले जारी रखेगा। इन हमलों से बलूचिस्तान में पहले से जारी तनाव और ज़्यादा बढ़ गया है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बीते कुछ महीनों में भारी हिंसा देखने को मिल रही है। बलूचिस्तान के बीएलए और बीएलएफ जैसे संगठन पाकिस्तान की सरकार और फौज के खिलाफ सशक्त संघर्ष कर रहे हैं। हालिया दिनों में इन गुटों ने लगातार पाक फौज पर भीषण हमले किए हैं। दूसरी ओर पाकिस्तानी सरकार इन गुटों के आतंकी संगठन मानती है और उनके खिलाफ सैन्य अभियान चला रही है। ये हम बात करें बांग्लादेश की। बांग्लादेश की अंतिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने आज थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बैठक के दौरान मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण का मुद्दा भारत के सामने उठाया है। मोहम्मद यूनुस और पीएम मोदी की बैठक के बारे में पूछे जाने पर बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार की प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने दोनों नेताओं के बीच इस बैठक को बहुत उपयोगी और रचनात्मक बताया है। शफीकुल आलम ने कहा कि हमने भारत के साथ आपसी हितों के सभी मामलों पर चर्चा की है। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्य सलाहकार ने बांग्लादेश के लिए महत्वपूर्ण सभी मुद्दों को उठाया। चर्चा में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण, भारत में रहते उनकी तरफ से दिए जाने वाले भड़काऊ बयान, सीमा पर हत्याओं का मुद्दा, गंगा जल संधि का नवीनीकरण और लंबे समय से लंबित तीस्ता संधि पर चर्चा की गई। उन्होंने आगे कहा कि दोनों शीर्ष नेताओं के बीच बातचीत सकारात्मक और उत्पादक रही। आपको बता दें कि शेख हसीना पिछले साल अगस्त में बांग्लादेश में हुए एक हिंसक प्रदर्शन के बाद भागकर भारत आ गई थी। उन्हें फिलहाल नई दिल्ली ने शरण दे रखा है। उनके खिलाफ बांग्लादेश में दर्जनों मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जिनमें उनके ऊपर हत्या के मुकदमे भी दर्ज हैं। बांग्लादेश कई बार औपचारिक तौर पर शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर चुका है। हालांकि इस बात की न्यूनतम संभावना है कि भारत शेख हसीना को बांग्लादेश को प्रतिबंधित करेगा। शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक अंतिम सरकार का गठन किया गया। मोहम्मद यूनुस उसे अंतिम सरकार के मुख्य सलाहकार हैं। 5 अगस्त को शेख हसीना भागकर भारत पहुंची थी। उसके बाद से नई दिल्ली और ढाका के बीच के रिश्ते काफ़ी तनावपूर्ण रहे हैं। वहीं उसके बाद ये पहला मौका है जब भारत और बांग्लादेश के नेताओं की मुलाकात हुई है। हालांकि शुक्रवार की द्विपक्षीय वार्ता से पहले मोहम्मद यूनुस और नरेंद्र मोदी ने गुरुवार शाम को बिम्स्टेक नेताओं के सम्मान में आयोजित रात्रि भोज के दौरान छोटी बातचीत की थी। दोनों नेता एक दूसरे के बगल में बैठे थे। इसके अलावा पिछले हफ्ते बीजिंग में मोहम्मद यूनुस ने भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर आपत्तिजनक बयान दिए थे। उन्हें चीन को सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आगे कारोबार का विस्तार करने का ऑफर दिया था, जिस पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। दरअसल सिलीगुड़ी कॉरिडोर को भारत का चिकन नेक कहा जाता है। ये पश्चिम बंगाल में जमीन की एक संकरी पट्टी है जो मुख्य भारत को पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ती है, जिससे यह भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा और संपर्क के लिए रणनीतिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र बन जाता है। ये गलियारा पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग में स्थित है और एक पॉइंट पर तो ये सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ा है। एक डर हमेशा बना रहता है कि चिकन नेक पर हमला कर भारत को पूर्वोत्तर हिस्से से अलग किया जा सकता है। भारत के लिए चिकन नेक हमेशा से संवेदनशील रहा है और बांग्लादेश की अंतिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस इसी की बात कर रहे थे। आइए हम बात करें अमेरिका की टैरिफ के संबंध में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ धमकियों के बाद से यह मुद्दा लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। अब जब ट्रंप ने जवाबी टैरिफ की घोषणा कर दी तो सबके मन में कहीं ना कहीं सवाल उठ रहा होगा कि आखिर
टैरिफ लगाने के मायने क्या हैं? भारत पर यह कब से लागू होगा? इसका कितना भार पड़ेगा? हमारी आपकी जेब पर इसका क्या असर पड़ेगा? ऐसे ही कुछ सवालों का जवाब। टैरिफ होता क्या है? यह वस्तु के आयात पर लगाई जाने वाला सीमा शुल्क या आयात शुल्क है, जिसे आयातक की तरफ से सरकार को देना होता है। आमतौर पर कंपनियां इसका बोझ उपयोगकर्ताओं पर डालती है। दूसरे शब्दों में इसका असर आम लोगों की जेब पर ही पड़ता है। जवाबी टैरिफ क्या है? यह शुल्क व्यापारिक साझेदारों की तरफ से लगाए जा रहे शुल्क में वृद्धि या उच्च शुल्क के जवाब में लगाया जाता है, यानी एक तरफ से जैसे को तैसा वाली जवाबी कदम होता है। भारत पर कितना शुल्क? इस्पात, एल्युमिनियम, वाहनों तथा कलपुर्जों पर पहले से ही 25% शुल्क लागू है। शेष उत्पादों में 5 से 8 अप्रैल के बीच 10% का मूल बेसलाइन शुल्क लगेगा और 9 अप्रैल से बढ़कर 27% हो जाएगा। अमेरिका की मंशा क्या है? इससे अमेरिका में घरेलू विनिर्माण बढ़ेगा। अमेरिका का कुछ देशों खासकर चीन के साथ भारी व्यापार असंतुलन है। 2023-24 में भारत के साथ अमेरिका का व्यापार घटा 35.31 अरब अमेरिकी डॉलर था। किन क्षेत्रों को छूट है? एक विश्लेषण के मुताबिक दवा, सेमीकंडक्टर, तांबे के अलावा तेल, गैस, कोयला, एलएनजी जैसे उत्पादों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। भारत के लिए यह कितनी बड़ी चुनौती होगी? विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की स्थिति अपने प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में बेहतर है। भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अपनी भूमिका बढ़ाने का अवसर मिल सकता है, लेकिन इसके लिए उसे व्यापार को आसान बनाना होगा, लॉजिस्टिक्स और बुनियादी ढांचे में निवेश करना होगा। अमेरिका से व्यापार समझौता कितना फ़ायदेमंद होगा? पीएम नरेंद्र मोदी ने फरवरी से अमेरिका यात्रा के दौरान 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार 500 अरब डॉलर तक बढ़ाने की घोषणा की थी। ऐसे समझौते में व्यापारिक साझेदार या तो सीमा शुल्क काफ़ी कम कर देते हैं या अधिकतर वस्तुओं पर उन्हें समाप्त कर देते हैं। सेवाओं और निवेश को बढ़ावा देने के लिए मानदंडों को भी आसान बनाया जाता है। अन्य देशों पर कितना शुल्क? चीन पर 54%, वियतनाम पर 46%, बांग्लादेश पर 37% और थाईलैंड पर 36% शुल्क लगेगा। क्या WTO के अनुरूप है टैरिफ? ये शुल्क स्पष्ट तौर पर विश्व स्वास्थ्य व्यापार संगठन के नियमों का उल्लंघन करते हैं। यह MFN तरजीह, राष्ट्र दायित्व और तथा बाध्य दर प्रतिबद्धताओं के भी खिलाफ है। सदस्य देशों को इनके खिलाफ WTO के विवाद निपटान तंत्र का दरवाजा खटखटाने का पूरा अधिकार है। अमेरिका भारत सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार। वित्त वर्ष 2021-22 से 23-24 तक अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था। अमेरिका की भारत के कुल माल निर्यात में हिस्सेदारी करीब 18%, आयात में 6.22% और द्विपक्षीय व्यापार में 10.73% है। अमेरिका के साथ 2023-24 में भारत का व्यापार अधिशेष आयात व निर्यात में अंतर 35.32 अरब अमेरिकी डॉलर था। यह 2022-23 में 27.7 अरब, 21-22 में 32.85 अरब, 20-21 में 22.73 अरब और 19-20 में 17.26 अरब अमेरिकी डॉलर रहा है। बात करें वक्फ बिल की। संसद में वक्फ संशोधन विधेयक के विरोध में शिवसेना UBT सांसदों के मतदान करने को लेकर संजय निरुपम ने बड़ा दावा किया है। शिवसेना नेता ने कहा कि शिवसेना UBT के सांसद लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ मतदान नहीं करना चाहते थे, लेकिन पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे के फ़ोन आने के बाद उन्होंने हार मान ली और विधेयक का विरोध किया। शिवसेना नेता ने उद्धव ठाकरे को मुस्लिम हृदय सम्राट करार दिया। संजय निरुपम ने कहा कि विवादास्पद विधेयक पर शिवसेना UBT का रुख महाराष्ट्र के पूर्व CM, भाजपा के पूर्व सहयोगी के बौद्धिक दिवालियापन को दर्शाता है। निरुपम ने दावा किया है कि उद्धव ठाकरे ने लोकसभा में अपने सांसदों को 5 बार फोन करके वक्फ विधेयक के खिलाफ मतदान करने का निर्देश दिया। उन्हें पार्टी द्वारा जारी व्हिप के कारण विधेयक के खिलाफ मतदान करना पड़ा। उन्होंने कहा कि शिवसेना UBT के 2 सांसद अरविंद सावंत मुंबई दक्षिण और अनिल देसाई मुंबई दक्षिण मध्य को छोड़कर पार्टी के सभी अन्य लोकसभा सदस्यों को फ़ोन किया गया था। निरुपम ने कहा कि विधेयक का विरोध करने के लिए ठाकरे पर मुस्लिम संगठनों का भारी दबाव था। बाला साहब ठाकरे को हिंदू हृदय सम्राट के रूप में जाना जाता है, लेकिन उद्धव ठाकरे अब मुस्लिम हृदय सम्राट के रूप में जाने जाते हैं। वक्फ संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों की मंजूरी मिल गई है। सरकार ने इसे पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा में विस्तृत चर्चा के बाद पास कराया। लोकसभा में 12 तो राज्यसभा में 13 घंटे तक विधेयक पर बहस हुई। राज्यसभा में वोटिंग के दौरान वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के पक्ष में 128 सांसदों और 95 सांसदों ने विपक्ष में मतदान किया। इसके साथ ही उच्च सदन में मुसलमान वक्फ विधेयक 2024 भी पारित किया गया। विधेयक अब हस्ताक्षर के राष्ट्रपति के पास जाएगा और सरकार की ओर से अधिसूचना होते ही कानून का रूप ले लेगा। Please do like, share and subscribe this channel of mine, news, views and analysis by Prakash.